बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक ऐसी शख्सियत को इनवाइट करना चाहता हूँ स्टेज के ऊपर जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं और पूरे पाकिस्तान में लंबड़ चैम्पियन रह चुके हैं। हमारे डॉक्टर सैयद सऊद अशरफ साहब वो आएंगे स्टेज पे और सोसाइटी डेवलपमेंट के बारे में वो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आगाही देंगे। आपकी पुरजोर तालियों की गुजारिश है, पुरजोर तालियों से डॉक्टर सऊद साहब का इस्तेमाल करते हैं। तमाम दोस्तों साथियों को सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप तमाम मेंबरान को मालूम है कि आज का जो प्रोग्राम है वो आप तमाम मेंबरान के पहली सोसाइटी की पहली मीटिंग और गैदरिंग है। तो उस सिलसिले में हमने सोचा कि तमाम साथियों को सोसाइटी की इंट्रोडक्शन और सोसाइटी के मकासद और सोसाइटी की सालाना प्लानिंग शेयर की जाए ताकि आप लोगों की नॉलेज में हो कि सोसाइटी के बनाने का मकसद क्या था और सोसाइटी अब इस साल क्या क्या करना चाह रही है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये सोचा कि इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सोसाइटी के कॉन्सेप्ट से रुआशना नहीं थे। तो सादिक अत्तारी साहब और उनके साथ उनके तमाम साथी आए और उन्होंने कहा कि हम लोग जो है एक लॉन्ग टाइम से सोच रहे हैं कि कोई इस किस्म का ग्रुप बनाया जाए या इस किस्म की कोई गैदरिंग बनाई जाए। तो मैंने उनको एडवाइस दी कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप एक सोसाइटी या एक क्लब बना लें और उस क्लब के कुछ मकासद हों जिसके ऊपर आप काम करें और वो लोग जो अब तक किसी सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन सके या उनको सोसाइटी या क्लब की इम्पोर्टेंस का पता नहीं है, उनको उनकी इम्पोर्टेंस का भी बताएं, सोसाइटी के मकासद भी बताएं और उनको ज्वाइन करा के कुछ चीज़ें जो उनसे सीनियर सीख चुके हैं वो उन तक पहुँचाएँ। इस सिलसिले में एक आधी मीटिंग हुई और अत्तारी साहब के ग्रुप ने कहा ठीक है हम इस पर आमादा हैं और हम जो है एक क्लब बना लेते हैं। तो एक क्लब तश्कील दे गया कराची एग्रीकल्चर क्लब। बहुत कोई पुरानी बात नहीं है, मैं समझता हूँ हार्डली कोई 30 से 40 दिन पहले की बात होगी, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि इसमें इतने ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे। हम ये समझ रहे थे कि 15, 20, 25, 30 लोग ज्वाइन कर लेंगे और हम छोटी मोटी एक दो गैदरिंगें कर लिया करेंगे, कोई एक आधी वर्कशॉप कर लेंगे। लेकिन जिस तेज़ी से जो है ये तादाद बढ़ती चली गई और इस शॉर्ट टाइम के अंदर मैं खराज तहसीन देता हूँ तमाम मेंबर्स को और सोसाइटी के अहदेदारों को क्लब के कि जिन्होंने दिन रात तको-दो के बाद 100+ मेंबर जो है ना पेड मेंबर जमा कर लिए। और सोसाइटियाँ तो हमने भी बनती देखी हैं ज़िंदगी में, जब से होश संभाला और जब से कराची के अंदर सोसाइटियों का जमूद रहा हम देखते थे कि बहुत लिमिटेड मेंबर मिलते थे और उसमें भी एक्टिव मेंबर बहुत कम मिलते थे। लेकिन ये वाइट सोसाइटी थी जिस दिन इसका आगाज़ किया गया 30 से 40 मेंबर जो है ना वो जमा हो गए। उस वक्त बहुत सारे मेंबर पेड मेंबर भी नहीं थे, तो बड़ी हैरान कुछ बात थी। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि शायद ये एक पहली दफ़ा कुछ ऐसा कर रहे हैं तो हो गया होगा, लेकिन सिलसिला बढ़ता रहा और अब तो एक काफिला बन गया है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने जो है ना इस पर फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर गौर फिक्र किया कि भाई अब इतने सारे लोगों को जब हमने एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा कर लिया है तो अब कुछ ऊपर की बात की जाए, कुछ आगे की बात की जाए। तो सबसे पहले ये तय पाया कि हम एक प्रोग्राम रखें जिसके अंदर सोसाइटी का इंट्रोडक्शन हो, उसके बाद सोसाइटी के असूल, मकासद और सोसाइटी इस साल क्या करने जा रही है और उसमें तमाम सोसाइटी के अहदेदारान को और जिम्मेदारान को बुलाएं और मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर उनकी भी जो है ना राय लें और उनको ही मौका दें कि वो आप लोगों से कम्युनिकेशन करें। और फिर हम जो है ना 2-3 सेशन भी यहाँ चलाएं जिसमें जब सोसाइटी या क्लब बनता है तो उसके सबसे पहले मकासद ये होता है कि वो अच्छे वर्ड की शिनाख्त लोगों को सिखाए और वो अच्छे वर्ड जो है लोग शो के अंदर पार्टिसिपेट करके प्रूफ कराएं ताकि लोगों में अपनी सेल्फ असेसमेंट हो कि उनके पास जो बर्ड है वो इस वक्त किस कैलिबर का है। फिर उसके बाद हमने सोचा कि जो है ना कुछ लर्निंग सेशन के अंदर हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, ब्रीडिंग की एफिशिएंसीज के मुतालिक बात, पेयरिंग के मुतालिक बात, वेदर कंडीशन के अंदर जब आपका बर्ड रेडी नहीं हो रहा होता उससे कुछ मुतालिक डिस्कशन, जैसे कि वेदर अब चेंज हो रहा है और ह्यूमिडिटी डाउन हो जाएगी और बहुत सारे ब्रीडिंग के फूड के जो मसाइल हैं उनको डिस्कस करें और सवाल जवाब का सेशन रखें। अब सिलसिला ऐसा है कि
इस वक्त सोसाइटी ने मेन मकासद पे काम करना है। मेन मकासद क्या है कि हम लोगों ने सबसे पहले अपनी सेल्फ असेसमेंट करके अपने फार्म के अंदर बर्ड की सार्टिंग और ग्रेडिंग करनी है। अब वो सार्टिंग और ग्रेडिंग क्या होगी, जो सोसाइटी सिखाएगी। एक तो आपके पास शो बेंच पे आने वाले बर्ड कौन कौन से हैं, जिनमें वो करैक्टर हैं कि वो शो में प्रिपेयर हो सकते हैं, उनके अंदर कुछ खसूसियात या कुछ खूबी है। दूसरी तरफ आपके पास कल बर्ड कौन से हैं, जो नॉन प्रोडक्टिव बर्ड हैं, जिनके अंदर किसी किस्म का कोई फॉल्ट है या उनकी जीन इस्टेब्लिश नहीं है या उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको ये बताती है कि ये अच्छे बर्ड नहीं है, ब्रीडिंग परफॉर्मेंस में भी लॉस करते हैं और प्रोडक्शन में भी लॉस करते हैं, तो आप ऐसे बर्ड को कल कर देंगे। वरना क्या होगा कि आपकी नस्ल दर नस्ल वो जनरेशन आपकी परिंदों की खून में बैठ जाएगी और आगे जाके क्या होगा कि वो कंप्लेंट इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी प्रोडक्शन जो आपने अगर 100% टारगेट की है वो 10% पे खड़ी हो जाएगी। अब उसमें से एक सिंपल सी मिसाल है कि बहुत से मेल जो होते हैं वो अच्छे डोमिनेंट कोट शेक नहीं करते, यानी कि मादाओं के साथ अटैचमेंट अच्छी नहीं करते, मादाओं को ग्रिप नहीं करते। मैं आसान अल्फाज में बताऊं कि मादाओं के साथ पेयरिंग करके उनको क्रॉस नहीं करते। अच्छा, ये जीन इनहेरिटेंसी होती है। जैसे इंसानों में होता है ना, बहुत सारे हाइपर होते हैं, बहुत एक्टिव होता है, हर वक्त लड़कियों के पीछे घूम रहे होते हैं, कभी किस कॉलेज के बाहर कभी किस कॉलेज के बाहर। और कोई ऐसे होते हैं, अम्मा कहती शादी कर लो, कहते हैं नहीं अगले साल देखेंगे, और वो शर्मा हुजूरी के अंदर रह जाते हैं। कहीं वो लड़कियों की महफिल में चले जाए तो उनकी नजरें नहीं उठती हैं शर्म से, और कुछ ऐसे होते हैं कि नजरें उतरती नहीं है, मामूदुल्लाह तक़ुल्लाह। तो बर्ड्स की जेनेटिक्स में भी ये चीज़ पाई जाती है। कुछ मेल सेक्सुअल डोमिनेंट होते हैं और वो फीमेल को अर्ली एज के अंदर कैच कर लेते हैं और वो हेरिटेड होता है, और कुछ मेल जो होते हैं वो 1.5-2 साल बाद मैच्योरिटी में आते हैं और फिर जाके फीमेल को कवर करते हैं। अब अगर आप प्रोडक्टिविटी की तरफ आते हैं तो वो मेल जो 1 साल के अंदर अपनी मैच्योरिटी शो कर देता है वो ब्रीडिंग परफॉर्मेंस अच्छी कर सकता है। कुछ यूरोपियन बर्ड जो बहुत बड़े साइज के होते हैं वो अपनी जो मैच्योरिटी है वो 1-1.5 साल बाद सही तरीके से लेके आते हैं, स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं, फर्टिलिटी उनकी बन जाती है, लेकिन वो अपने उम्र के साथ जो है ना फीमेल को कवर करते हैं। तो ये अवेयरनेस हमारे ब्रीडर्स में आनी चाहिए। सोसाइटी के मेन मकासद ये है कि हम अपने ब्रीडर को अच्छे प्रोडक्टिव बर्ड की पहचान बनाएं। अब दूसरी तरफ जो हमारे मेन मकासद हैं वो ये है कि अंडे का साइज और अंडे की कवरिंग जो कैल्शियम शेल की होती है, और अंडा कितने दिनों में हेच हो जाता है फर्टाइल होने के बाद। अंडा जो है उसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है कि जो मदर के पास फूड के सप्लीमेंट में होनी चाहिए जब वो अंडा दे, तो उसका एक स्टैंडर्ड एग क्या है, एग का वेट कितना होना चाहिए, एग का राउंड सर्किल में साइज कितना होना चाहिए। ये सारी जर्नल बुनियादी बातें हमें सोसाइटी के तहत अपने मेंबर्स को सिखानी है। उसके बाद जब हम आगे निकलते हैं तो हमारे मेंबर को ये पता होना चाहिए कि डे ऑफ 1 से लेके 45 to 60 डेज तक बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है और कौन कौन से सीड्स और कौन कौन सी एनिमल प्रोटीन की सोर्स और वेजिटेबल उनके लिए इन दिनों के अंदर, जब वो 1 दिन का निकल के माँ के नीचे 45 से 50 दिन तक रहता है, उसकी रिक्वायरमेंट का हिस्सा है। इसी के साथ साथ जो कंपोजिशन होती है सीड्स की, उसका बैलेंसिंग डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। ये हम अपने मेंबर्स को लाजमी मंजूर समझते हैं कि उसको ये पता होना चाहिए कि आपके बर्ड्स को जब वो ब्रीडिंग परफॉर्मेंस करते वक्त अपने 5 बच्चे पाल रहा है, तो जो आपका कुल सीड्स है उसके अंदर की जो कॉम्बिनेशन है उसमें कितने % प्रोटीन कंटेंट होने चाहिए। मतलब कि अगर आपने 1 किलो दाना दिया तो उसमें 1 किलो दाने से उसको कितने ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम में से कितने ग्राम प्रोटीन जो है ना वो उसने डाइजेस्ट करनी है। अगर आप इस बैलेंसिंग से चलेंगे तो डेफिनेटली आपके 5 बच्चों की ग्रोथ अच्छी आएगी, आपकी फीमेल अगली लेइंग में भी हेल्दी होगी। अगर आप ये उसकी न्यूट्रिशनल डाइट को वैल्यूएशन में रखकर नहीं देंगे तो हो सकता है कि ज़्यादती या कमी की वजह से आपके बच्चों की हेल्थ भी मुतासिर हो और वो मदर भी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हमें अपने वर्कशॉप के अंदर, अपनी जो भी गैदरिंग हैं उसके अंदर लोगों को अवेयर करना है। अब इससे आगे आते हैं, इस वक्त बहरान है सीड्स के बढ़ने का, और बहुत सारे लोगों के पास जिनके पास बहुत महंगे बर्ड नहीं है, इनके पास से बर्ड की प्रोडक्शन पे कॉस्ट का
तो हमने इस किस्म का एक डिज़ाइन प्लान किया सोसाइटी के लिए कि हम उनको लोएस्ट कॉस्ट का फीड डाइटरी शेड्यूल बना के देंगे, जिससे वो चीपेस्ट प्राइस के ऊपर अपनी प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को पूरा करके कम पैसों के अंदर ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दे सकेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है, जो हमारे मेन मकासद का हिस्सा है कि नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारी प्रोडक्शन की डिमांड, ये अवेयरनेस हमारे हर मेंबर को होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट वो प्रोडक्शन में लेके आ रहा है, आया मार्केट के अंदर उसकी डिमांड है, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड है, मार्केट के अंदर जो उसकी प्रोडक्शन हो रही है क्या उसकी मार्केटिंग हो रही है। और इस चीज़ों से रिलेटेड जितने भी चैप्टर आते हैं, जिसके अंदर यूट्यूबिंग है, जिसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की एक बहुत बड़ी जो है ना मार्केटिंग है, जिसके साथ आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट की बहुत बड़ी मार्केटिंग है। अब आजकल टिकटॉक और दूसरे बहुत सारे ऐसे आ गए हैं, उससे भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। हम अपने हर मेंबर को इसकी प्रॉपर अवेयरनेस देंगे और हम कोशिश करेंगे जो हमारे आईटी के एक्सपर्ट मेंबर हैं वो उनको सपोर्ट करें और हर बंदा आईटी के अंदर आके अपनी मार्केटिंग डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करके अपने आप को अपग्रेड करें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो इन चीज़ों से अभी तक वाशना नहीं है, अगर हैं तो उन्होंने अपनी ये चीज़ें अप्लाई नहीं कर रखी। तो जो सबसे मेन इशू इस वक्त आता है वो ये आता है, अच्छा किसी साथी ने 926 ब्लैक कलर की कंटस पार्क की है, तो किसी को गाड़ी निकालनी है तो परेशानी हो रही है। काइंडली अगर किसी की कंटस है ब्लैक कलर की 926 तो वो अपनी गाड़ी जरा आगे पीछे करें। अच्छा, अब हम आ गए मार्केटिंग की तरफ। एक हमने और चीज़ लोगों में अवेयर करनी है, क्योंकि डेफिनेटली जब वो मार्केटिंग पे जाएंगे तो उसमें सेल भी इन्वॉल्व होती है और परचेज भी इन्वॉल्व होती है। आपको परचेज करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें उस बर्ड की पेडिग्री में नोट करनी है ब्रीडर से, ये हमारे मेंबर को अवेयर होना चाहिए कि जब वो बर्ड बाय करने जाता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि इनके पेरेंटल रिकॉर्ड के अंदर कौन कौन सी क्वालिटियाँ रिक्वायर्ड होती हैं। हम चंद एक बातें तो बहुत शौक से जानते हैं, क्या भाई क्वालिटी बर्ड होना चाहिए, बड़े ब्रीडर से ले लो, नामी ग्रामी बंदे ले लो, उसके पास तो जो है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ब्लड लाइन होगी। लेकिन हम उससे उस बर्ड की पेडिग्री कॉल नहीं करते कि भाई आपने कितनी जनरेशन इस पे वर्क करके यहाँ तक आए और कौन कौन सी जीन ऐसी है जो इसके अंदर बाय पेरेंटल आ रही है और हमें वो आगे जाके बाय आउट क्रास फिल्टर करनी है, और कौन कौन सी जीन की स्टेब्लिश है जिसको हमने मेंटेन करना है। हमारे हर मेंबर को इस जेनेटिकल मेकअप का पता होना चाहिए। अब उसमें बहुत सारे जेनेटिकल कोड आते हैं जो आपके लिए ज़रा से मुश्किल तो होंगे, लेकिन वो बहुत आसान और सादा हैं। उसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। तो कुछ चीज़ें बेसिक आपको पता होनी चाहिए जेनेटिक्स की। बिहेवियर किस किस्म करते हैं, जेनेटिक्स में आबाओ अजदाद से बच्चों में कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, कौन कौन सी नस्लें किस तरीके से जीन कैरी करती हैं, ये सारी चीज़ें, और आबाओ अजदाद की मौरूसी बीमारियाँ और आबाओ अजदाद से ट्रांसफ़र होने वाली पैरासाइटिक डिजीज़ जिनमें जुओं का, टिक्स फ्लीज माइट्स का, फंगल इन्फेक्शन का और बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन भी हैं जिनका ट्रांसफ़र होना जो है वो साबित होता है। और हमारे मेंबर को ये पता होना चाहिए कि वायरल कैरियर बर्ड या प्रोटोजोअल कैरियर बर्ड किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। अब इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये एक लंबी डिटेल डिबेट और नॉलेज प्रोवाइड करने वाले फुल चैप्टर हैं, तो हमने एक प्लान डिसाइड किया कि हम साल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्लानिंग के साथ चलेंगे। जैसे हमने साल के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें हमने 2 ऑनलाइन शो रखे। अच्छा, ऑनलाइन शो जब रखे गए तो हमने कहा उससे पहले लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, तो फिर हमने सोचा कि हम 4 वर्कशॉप रखेंगे जिसमें जो है हम लोगों को कम्युनिकेट करेंगे ब्रीडिंग के हवाले से, शो क्वालिटी बर्ड के हवाले से, डिजीज़ के हवाले से। अच्छा, इस तरीके से हमने सोचा कि जब हम शो प्रिपरेशन की बात कर रहे होंगे तो वो तो एक अलग चैप्टर है, तो हमने फिर 2 ट्रेनिंग शो भी प्लान किए कि साल के अंदर हम 2 ट्रेनिंग शो करेंगे, क्योंकि एक बेबी शो होता है वो उससे पहले होंगे और एक जो है ना बड़े बर्ड का शो होता है अगस्त सितंबर अक्टूबर में, उसमें हम एडल्ट बर्ड का करेंगे। तो हमने सोचा कि 2 हम ट्रेनिंग शो
4 हम वर्कशॉप, 2 हम जो है अपना 2 ट्रेनिंग शो, 4 वर्कशॉप और 2 ऑनलाइन शो। और इसके साथ साथ अगर आप तमाम दोस्तों में यूनिटी और इत्तेहाद और जुस्तजू इसी तरीके से कायम रही तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम तमाम क्लब और सोसाइटियों को एक प्लेटफार्म यकजा करके तो पाकिस्तान को या कराची को ग्रैंड शो दें जो तमाम हॉबियर का हो, तमाम सोसाइटी का, और वो सारे लोग एक प्लेटफार्म पे आ जाएं। हमारा मेन मकसद डे ऑफ वन से यही था कि जितनी भी सोसाइटियाँ और क्लब काम कर रहे हैं वो सब आपस में वो अपने अपने तहत काम करते रहेंगे, उनके अपने अपने प्लान होंगे, लेकिन वो यूनाइटेड होकर जो ग्रैंड नेशनल शो होते हैं वो साथ करें। अब उसमें हमारा टारगेट ये है कि हम 2 ग्रैंड नेशनल शो ज्वाइन करके तमाम सोसाइटियों को करवाएं ताकि लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिले और सारे ब्रीडर एक प्लेटफार्म पे आ जाएं और हम वन नेशन और एक आवाज़ बन जाएं कराची बेस के ऊपर। इस तरीके से बहुत सारे लोगों का ये था कि कुछ जो है ना सोशल एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, तो तमाम मेंबरों की जब राय आई तो हमने सोचा कि हम 2 सोशल जो है ना ट्रिप रखेंगे जिसमें लर्निंग और फन दोनों साथ होगा। जैसे आपने देखा होगा लास्ट जो है पाशा साहब ने ऑर्गेनाइज की सोसाइटी, उसके अंदर उन्होंने लर्न एंड फन के नाम से जो है एक जो है वो पिकनिक अरेंज की जिसमें लोगों ने बहुत इंजॉय किया और उसमें कोई तो बहुत सारे उसमें उन्होंने जो है ना वो रखे हुए थे, तो बड़ा अच्छा लगा और बहुत इंजॉय किया लोगों ने। तो हमने सोचा कि जो है ना इस तरह के कम से कम 2 इवेंट होने चाहिए। एक इवेंट हमने डिसाइड किया है कि हम वो बारबेक्यू करेंगे वाइल्ड लाइफ बर्ड वाचिंग, कि हम शहर से किसी दूर जगह पर जो देही इलाका हो, क्योंकि हम नेचर से बहुत दूर हो गए और हम पहले एंजॉय करते रहे ये ट्रिप, हमें बड़ा मज़ा आता है और हम वो अपने मेंबर्स को वहाँ लेके जाएं और वाइल्ड लाइफ का भी नज़ारा कराएं और वाइल्ड बर्ड का भी नज़ारा कराएं और वहीं पर हम जो है ना नेचुरल देसी तरीके से जंगली लकड़ियों के अंदर बारबेक्यू करके लोगों को एंटरटेन कराएं। शाह साहब के चेहरे में मुस्कुराहट आ रही है, लग रहा है जूसी टिक्का याद आ गया। तो पहले भी हम ऐसी पिकनिक ट्रिप करते रहे। और दूसरा एक ट्रिप हमने ये रखा है कि सी साइड पर या झील के किसी किनारे पर हम जो है ना कोई पिकनिक रखें और उसके अंदर मल्टीपल क्विज भी हों, उसके अंदर जो है ना जनरल गेट टुगेदर भी हों और जो है एक्टिविटी के कुछ जो है जिससे हमारी एग्रीकल्चर रिलेटेड हो उसके प्रोग्राम हों। तो इस तरीके से ये हमने सालाना शेड्यूल डिसाइड किया है और इन सब चीज़ों को कामयाब करने में आप तमाम मेंबर्स की काविश और कोशिशें रंग लाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर डेवलप कर लेना, प्लान बना लेना, चीज़ों को पेपर पे लेके आ जाना कोई कारामत बात नहीं है, हर बंदा कर सकता है। चीज़ें कारामत क्या है? एग्जीक्यूशन करना। आइडियाज़ तो हर बंदा पेश कर देता है, यहाँ बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़बरदस्त और बहुत काबिल आइडियाज़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है उन आइडियाज़ को तकमील में लाना। मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो टीम बनी है मैनेजमेंट की वो बहुत एनर्जेटिक है, मुखलिस है, बेलौस काम करने वाली है और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा काम कर पाएंगे और आप लोगों का जो ताउन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने आज पेडिग्री की बुक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी तो हमने फटाफट फैसला किया था उसी दिन पहली मीटिंग में कि सबसे पहले लोगों को पेडिग्री के मुतालिक बता दें। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को थोड़ा बहुत पेडिग्री का पता होगा। अच्छा, कितने लोग जो हैं वो पेडिग्री रिकॉर्ड बुक को यूज़ करना जानते हैं या कर रहे हैं? हाथ उठाएं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बर्ड का रिकॉर्ड कीपिंग या कुछ पेडिग्री या कुछ बर्ड की किसी कापी आपी में लिखते हैं? अच्छा, बहुत कम अफराद हैं। तो बहरहाल देखें, पेडिग्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। अच्छा, पेडिग्री का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आपने माँ बाप और 4-5 बच्चों का रिकॉर्ड ला लिया, ये माँ बाप के बच्चे नहीं। पेडिग्री का मतलब ये होता है कि आपने माँ बाप के खवास, कैरेक्टर जो पेरेंटल तरीके से आ रहे हैं वो आपने नोट किए। अब वो क्या है? मिसाल के तौर पे अक्सर लोग अल्बिनो यहाँ ब्रीड कराते होंगे। कितने लोग अल्बिनो ब्रीड कराते हैं? माशाल्लाह, अल्बिनो के ऊपर काफ़ी आट गया। तो अब आपको ये पता होना चाहिए बाय पेरेंटल कि हमारा अल्बिनो फिशरी है या पर्सनाटा है। अब ये कैसे पता चलेगा भाई? वो तो वाइट होता है, दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों की आंखें लाल है, दोनों के चेहरे सेम है। या तो हमसे पूछे और वो बोले कि मैं पर्सनाटा में फिशरी, वरना जो है ना उनका जीनोम स्टडी वो बड़ा मुश्किल काम है। तो उसका हल ये है कि हम अल्बिनो फिशरी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल, तो हम किसी भी अच्छी फिशरी से क्रॉस करते हैं, पकड़ा जाता है। अब
उस क्रॉस करने के बाद जो बर्ड आपके हाईलाइट हो गए कि जिनमें मास्किंग नहीं आई बच्चों के अंदर, आपने उनकी रिकॉर्ड कीपिंग करनी है और उन बच्चों की भी करनी है। जब आप 2-3 जनरेशन उनको ब्रीड कराएंगे तो उनका पेरेंटल और बच्चों की प्रोजेनी का रिकॉर्ड आपके पास कीप हो जाएगा। तो 2-3 साल बाद आपके पास जब प्योर फिशरी या 6 साल बाद प्योर अल्बिनो फिशरी बन जाएगी तो वो रिकॉर्ड कीपिंग के साथ आप लोगों को शजरे के साथ बर्ड देंगे, एक सर्टिफिकेट बना के कि भाई मैंने 6 साल वर्क किया है, मैंने 3 साल वर्क किया, मेरे पास जो फिशरी है वो बहुत खालिस्तान है, क्योंकि मैं मुसलसल इसको जो है ना वाइट फिशरी में या ब्लू या किसी भी फिशरी में डाल के प्योरिटी पे लेके आ गया। तो रिकॉर्ड कीपिंग बहुत जरूरी होती है। अच्छा, ये तो बात हो गई उसकी नस्ल और कैरेक्टर की। अब हम आते हैं उसकी लेइंग, उसकी फर्टिलिटी, उसकी बच्चों की हैचेबिलिटी, यानी कि अंडे से बच्चा निकलना और निकल के तैयार होने के अमल। ये भी पेडिग्री में आता है, ये भी आपने रिकॉर्ड कीपिंग में रखना है कि मादा कितने कितने दिन बाद अंडे देती है। जब आप रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं तो आपके पास रिटर्न में होता है, वैसे आप याद नहीं रख सकते कि ये मादा 7 दिन के अंदर अंडे पूरे करती है, 5 या 3 या 4, ये मादा 11 दिन में पूरे करती है, मादा 13 दिन में पूरे करती है। इस मादा के अंडे का साइज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बिल्कुल पूरा होता है। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो 100% होता है। इसका अंडा कभी भी फ्लूइड कम करके खराब नहीं होता। इसकी हेजेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तब तक बच्चा निकलता है, सारे बाहर आते हैं। बड़ा और छोटे बच्चे में अगर साइजिंग भी हो जाए तो ये बच्चा ग्रोथ करके निकल जाता है, बाकी जोड़ों के बच्चे मर जाते हैं। ये भी पेडिग्री रिकॉर्ड बुक पे आपको मेंशन करना होगा। जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो 2-3 साल के अंदर आपका स्टड जो है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे निकलवा के और थोड़ा बचा के अपने बच्चों को बचा रहे होंगे, क्योंकि आपके पास प्रोडक्टिव बहुत हाई हो जाएगी। और आप दूसरे लोगों में एक स्टेज ऊपर का जब काम कर रहे होंगे तो हर नया आने वाला जो थोड़ी बहुत समझ बूझ लेगा, क्योंकि मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा नॉलेज दे रहा है, वो आपके साथ कनेक्ट होगा इस बुनियाद पे कि आपके पास आपके बर्डों का रिकॉर्ड कीपिंग मिल जाती है। तो उसको आसानी से पता चल जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम इनमें आ रही है, ये प्रॉब्लम नहीं आ रही। और जो प्रॉब्लम मुसलसल आपके पास आ रही होंगी, रिकॉर्ड कीपिंग से आप इससे डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पोलियोमो वायरस। अब पोलियोमो वायरस जो है वो कोई 10-12 दिन से लेकर 25 दिन के बच्चे में डेथ काज करता है। इस वक्त हम एक सेमिनार कंडक्ट हुआ जिसमें उन्होंने एज ए ऑनर मुझे गेस्ट बुलाया था, मैं वहाँ गया लाहौर में। तो उन्होंने बताया कि बेशुमार फार्मों से हमें जो है ये सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं और ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया हमारे लिए और इससे बहुत बिग लॉस हो रहा है। अब क्या है, अब हल है कि सारे मेंबर जिनके पास ये कंप्लेन आ रही है वो सब अपने सैंपल जो है लेबोरेटरी में लेके जाएंगे और हम उनका वायरस आइसोलेट करके टेस्ट करेंगे कि ये सेम वायरस क्या से मर है या मुख्तलिफ मल्टीपल वायरस है। और जब हमें ये पता चलेगा कि मैक्सिमम बच्चे इस खास स्ट्रक्चर के वायरस से बन रहे हैं, 6 कान वाला, 8 कान वाला, तो हम उसकी वैक्सीन प्रोड्यूस करवाएंगे इदारों से और उन बर्डों को वैक्सीनेट करेंगे। तो आने वाले वक्तों में जैसे हम लोग पोलियामा, सन्नास, काली खांसी, तपेदिक, पोलियो और बेशुमार बच्चों की बीमारियां जो हम अपने बच्चों को वैक्सीन करा के उससे बचा लेते हैं, हमारे आबा और जात शायद वो वैक्सीन नहीं कराते थे। हम इस चीज को जब एडॉप्ट कर लेंगे तो अवेयरनेस हमें ये करेगी कि हम इनको भी वैक्सीन करा लेंगे तो हमारा स्टड वैक्सीनेटेड स्टड होगा। जब हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो वो सबसे पहले जो है ना पूछते हैं कि ये इन वायरसों से बचाव की वैक्सीनें की हुई है। हम कहते हैं नहीं की, तो जो है ना वो हमसे बर्ड नहीं लेते, हमारे पास उसकी एनओसी नहीं होती। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि डिजीज के हवाले से अपने मेंबर्स को अवेयर करना और उनकी डिजीज बर्ड का वायरल या प्रोटोजोल या बैक्टीरियल लेबोरेटरिकल टेस्ट करवा के उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना, चाहे वो बिफोर टाइम वैक्सीनेशन से हो, चाहे वो आफ्टर टाइम मेडिकेशन से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इसमें हमने अपनी सोसाइटी के मेंबर्स को अवेयर करना है। अब हम हाउसिंग, कीपिंग एंड मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। टाइम बहुत कम है, मेरे ख्याल बात लंबी हो जाएगी, बहुत सारे लोगों को कहना, लेकिन हाउसिंग और कीपिंग के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि बॉक्स का शेप और साइज बर्ड की नेचुरल हैबिटेट से कितना मिलता हुआ होना चाहिए। अब अगर आप लवबर्ड की बात करते हैं तो लवबर्ड सुरंग बनाकर अंदर जाके लंबाई में जाके घोंसला बना के अपने आप को छुपा के कवर करके ब्रीड करना रिंगाई फैमिली का है, अच्छी ब्रीड करता है।
अच्छा, अब देखा जाए गया कि जब हमने तजर्बात किए तो लवबर्ड के जब बच्चे बड़े होते हैं और वो दोबारा अंडे की तैयारी करता है तो वो एक ही बॉक्स में डबल नेस्ट बनाता है। एक वो पुराना नेस्ट, एक उसका नया नेस्ट। अगर आप सारी नेस्टिंग वॉश भी कर देंगे तब भी एक न्यू नेस्ट और एक ओल्ड टाइप का नेस्ट रहता है जिसमें उसके एडल्ट, या एडल्ट तो नहीं कहेंगे, जिसमें 45-50 डेज के बच्चे और बाकी जो नए अंडे दे रहे हैं वो अलग अलग 2 नेस्ट बन जाते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा नेस्ट बॉक्स बेस्ट है लवबर्ड के लिए, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेचेबिलिटी मिलेगी और उसके अंडे खराब नहीं होंगे और बर्ड अपने आप को रिलैक्स फील करेगा। इसी तरीके से सबसे बड़ा इशू है नेस्टिंग का। हमें इसके ऊपर फोकस करना होगा कि कौन सी नेस्टिंग सर्दी और गर्मी में कामयाब है और बर्ड उसको इजीली नेस्ट में भी इस्तेमाल कर सकता है। उससे जो है ना गंदगी और गलाजत भी केज में नहीं और बॉक्स में फैलती, और साथ साथ अगर आप किसी किस्म की उसकी अवेलेबिलिटी के लिए अप्रोच करते हैं तो वो इजीली अप्रोचेबल भी हो। तो हमने कुछ तजर्बात किए, बेशुमार नेस्टिंगें लगाई, उसमें कुछ नेस्टिंगें ऐसी थी जिनसे हमें कामयाब रिजल्ट मिले। तो हमने अपने तमाम मेंबर्स को वर्कशॉप के अंदर अवेयर करना है और उन नेस्टिंगों की क्वालिटी के मुताबिक बताना है ताकि उनकी कॉस्ट जीरो हो जाए नेस्टिंग पे और परफॉर्मेंस बेस्ट हो जाए। इस तरीके से रिंग की इंपॉर्टेंट, वैसे तो माशाल्लाह पायनियर रिंग के शराफत भाई जो पाकिस्तान में सबसे पहले रिंग मेकर हैं और आज पूरी दुनिया में वो रिंग बेचते हैं, उनसे बेहतर कौन बता सकता है। लेकिन मैं उस पर भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डालूंगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके बर्ड का रिंग है जो आपने 11 से लेके 17-18 दिन के अंदर डालना है। ये वो चीज़ है जो आपको 10 साल बाद भी बर्ड निकालने में बता देती है कि ये बर्ड किस माँ बाप का बच्चा है। इसकी इम्पोर्टेंट को जाने, अपने हर बर्ड को रिंग डालें ताकि आने वाले वक्तों में आपका रिकॉर्ड कीपिंग बुक के अंदर हर बर्ड का डेटा आसानी से हो। फिर हम आते हैं इम्पोर्टेंट रिंग की डीएनए के हवाले से कि जब आपका रिंग डाला होगा तो आपको डीएनए कराना भी आसान होगा और आने वाले वक्तों में जब आप बेंच पे बर्ड लेके जाएंगे तो वो रजिस्टर्ड रिंग बर्ड होगा। दूसरी तरफ आजकल इतने ज़्यादा ब्रीडर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हर बर्ड ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो ताकि सेल परचेज के अंदर 2 नंबर बी क्लास के बर्ड या नॉन प्रोडक्टिव बर्ड अपनी वैल्यू कम कर जाएं और पेडिग्री रिंग बर्ड जो एक घर का हेल्दी दाना खा के पला हुआ है वो अपनी मार्केट स्टेबिलिटी बरकरार रखे। दूसरी तरफ सेल परचेज में आने वाले में जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर मांगते हैं, तो जब आप बर्ड खरीदते हैं तो उसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर और पेडिग्री रिकॉर्ड होना चाहिए, कितने हाथों से घुमा हुआ है, कितने साल का है, क्या एज है, किन माँ बाप का बच्चा है, नर है या मादा है। तो रिंग की इंपॉर्टेंस के मुतालिक हमने अपने तमाम मेंबर्स को अवेयर करना है।